सभी को मेरा नमस्कार। और एक्सचेंज फॉर मीडिया और डॉक्टर राम बत्रा दोनों को शुक्रिया कहूंगा बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विक्रम को सुनते समय मुझे लगा कि एक चर्चा इसी पर होनी चाहिए कि डिजिटल मीडिया क्यूरेशन और हिंदुस्तान में जिस तरह से हालात लोगों के बदल रहे हैं, फिल्म बदल रही है, सवालात बदल रहे हैं, हम कितना हिंदुस्तान को समझते हैं। ये जो मसला है, जो नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म का है, जो मीडिया का है, मुझे लगा ये जिनको गोते से निकालने जैसा है। ये राजनेताओं के मंच का अच्छा सवाल हो सकता है। वैसे प्रकार जो प्रखर प्रबुद्ध विचमधारी हैं, जिनको की समझ बहुत अच्छी है, दिन उसकी व्याख्याएं करते रहते हैं, ये मसला उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरे जैसे सामान्य बुद्धि के आदमी के लिए ये राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बोलना संयोग। आप देखिए कि राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि बोलना है तो लाजमी है कि मैं किसी पर टीका टिप्पणी करूं। इससे बेहतर ये है कि मैं अपनी राय इस पर रखूं। फिर मिलाकर के आप देखिएगा तो अभी कुछ लोगों के लिए जो मुजफ्फरनगर की मैडम है, टीचर, उनका जो व्यवहार है वो सांप्रदायिक हो सकता है। और सीमा है जो पाकिस्तान से आई पाकिस्तान नहीं लौटती है, तो उनका राष्ट्रवाद का कम हो जाता है। हमारी पैमाइश, हमारा पैमाना यही आके ठहर जाता है। राष्ट्रवाद क्या है और धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये मैं अपने नजरिए से तो दोनों चीजें कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रवाद जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है। मैं समाज में ब्रह्मवाद और मनोवाद की तरह है। राष्ट्रवाद एक चेतना है। आप कितने सजग हैं उसके लिए तो क्या है। और फर्ज कर लीजिए एक आम आदमी जो समाज के आखिरी पायदान पे है, वो ये बुनियादी जरूरतों के साथ सम्मान का जीवन जी सके, इसकी खातिर कोई आदमी कोई व्यवस्था लगातार परेशान है या लगातार लगी हुई है, तो इससे बेहतर है जो शायद उससे इस मामले में कम सोच रहा है, कम प्रयास कर रहा है। ये जो सेंस है, ये सेंसिटिविटी है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आंतरिक सुरक्षा इसकी है, देश के भीतर लोग महफूज रहे, सुरक्षित है, इसलिए देश के जितने भी संसाधन हैं और एजेंसियां हैं, दुरुस्त रखा जाए। नागरिक के तौर पर उन्हें अपनी भूमिका निभा सके। बतौर नागरिक उस आदमी के मुकाबले जो इस तरह की भूमिका निभाने में नाकाम हो रहा है या कमतर है, और वो सरकार ने व्यवस्था जो जिस सरकार से बेहतर काम इस मामले में कर रही है, उसमें राष्ट्रवाद का तत्व जनता है, ये मानना चाहिए। राष्ट्रवाद एक आदमी में है, एक आदमी में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये उसमें लगा कि चिंतन है, ये चेतना है, एक सरकार है। आर्थिक मोर्चे पर इस मुल्क को यहाँ के साधन संसाधन और बुनियादी तरक्की के रास्ते में अड़चनें उनको दूर करनी और बाकी देशों के साथ रिश्ते को बेहतर करके अपना मुल्क, अपना समाज, देश के हर एक नागरिक को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी बेहतर करने की लगातार कोशिश करते हैं। वो सरकार जिससे हो रही होगी, वो सरकार जिसके आगे आएगी, अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो इसमें जो एलिमेंट है सेंस ऑफ नेशनलिज्म का, वो कमतर हो सकता है, होगा। जैसे ये मुल्क और दुनिया, फौज जो है, फौज की आज की तारीख में जो जरूरतें हैं, यहाँ का एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी बेस्ड वेयर को आप जानते कि नहीं जानते हैं। सैटेलाइट लॉन्च के हालात में और तो मुल्क आपके सैटेलाइट को मिस कर देता है। तो देखिए मिसाइल्स, आपके फाइटर्स, आपके वॉरशिप्स कबाड़ हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। आप उससे बाहर निकलने के लिए दुश्मन की चाल को समझने
अपने हालात को, अपने विज्ञान को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी आर्म फोर्सेस को इस लिहाज से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अगर आप ये समझते हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप में सेंस ऑफ नेशनलिज्म मेरे लिहाज से कम है। वो है देश की बात। एक और नागरिक, हम देश के इमेज को बाहर ले जाते हैं, सरकारें भी ले आती हैं। अगर किसी सरकार के जरिए, किसी व्यवस्था के जरिए देश की इमेज में इजाफा हो रहा है और दुनिया अपनी पंचायतों में बुला करके आपकी पूछपरछ करती है और आपके कहो कि इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क की हैसियत को बढ़ा रहे हैं, तो पहले की सरकारों ने अगर आपसे ज्यादा बढ़ाया होगा तो जाहिर है कि उन्होंने आपसे बेहतर काम किया होगा। राष्ट्र के बारे में बेहतर सोचने, उसको लगातार मजबूत करते जाने, उसके गुजरे हुए इतिहास को बेहतर तरीके से रखने और उसकी जो परंपरा है, उसकी जो संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है, उसको समझ करके दुनिया के सामने अपनी मौजूदा जो पीढ़ी है उसके सामने रखने की कोशिश में राष्ट्रवाद है। अगर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी, उस रेलवे लाइन के बनने के दौरान पता चला कि यहाँ कोई पहले से सभ्यता रही होगी, अवशेष मिलने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता उस समय अगर हमारे सामने नहीं आती तो हम बहुत ही कम समय के इतिहास की सभ्यताओं में गिने जाते। लेकिन हम पुरानी सभ्यता के हैं, हम 5000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा हैं। अगर उसको जान करके हम दुनिया के सामने रखते हैं, 1856 से पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन आज की तारीख में जो आपका गुजरा हुआ है अगर गौरवशाली है, आपने जो कुछ भी किया है दुनिया के सामने रख करके अपने देश, अपने राष्ट्र और लोगों की इमेज को आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रवाद की चेतना से संपन्न हैं। राष्ट्रवाद ऐसा कुछ है नहीं कि ये राणा जी हैं तो इनमें जान है तो ये हैं, और ये सामने वाले में जान नहीं है तो नहीं है। ये एलिमेंट जिसमें जितना ज्यादा है, आप उसको उस लिहाज से समझ सकते हैं। वैसे धर्मनिरपेक्षता है। अगर ये हिंदुस्तान इसलिए धर्मनिरपेक्ष है कि 1976 में इंदिरा जी ने आकर के संविधान के प्रेम्बल में सेकुलरिज्म जोड़ दिया तो हम सेकुलर हो गए, ऐसा है नहीं। इस देश की प्रकृति जो तहजीब कहते हैं वो सेकुलर है। आज भी हिंदुस्तान में ये आसिफ या महबूब खान बड़े फिल्मकार हैं, उनके मुकाबले में कोई दूसरा फिल्मकार माना नहीं जाता। आज भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान पिछले 30 वर्षों से इस देश में सुपरस्टार हैं, उनकी तूती बोलती है। आज भी मेरे गांव में सुभान चाचा रहते हैं और 3 पुश्तों से हैं और वो बेहतर हालत में है। राजपूतों की बस्ती में सुभान चाचा, उनके बाकी 2 परिवार और रहते हैं, सलामत है। अगर आपको लगता है कि मुसलमान और हिंदू ही सेकुलरिज्म से तय होते हैं या उन्हीं के बीच के रिश्ते अगर धर्म निरपेक्षता है तो, लेकिन जिन छोटे-छोटे मामलों को उठा करके आप राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, दरअसल वो आपकी समझ और सोच का सवाल है। सत्ता और व्यवस्था जिन मामलों को उठाती है, सत्ता के राजनीति के अपने टूल होते हैं सत्ता तक पहुंचने के, सत्ता के अपने रास्ते होते हैं लोगों तक जाने के। अकबर का सिपहसालार राजा मान सिंह थे और राणा प्रताप के सिपहसालार हाकिम खान सूर थे। सत्ता की अपनी जरूरतें हैं, उसके अपने सिद्धांत होते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता मैं बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि चीजों को साफ तरीके से रखना। आप किसी ढांचे में आकर के और लगातार एक ही जुबान चलते हैं तो आपकी पहचान होती है कि आप उधर के हैं, और किसी सांचे में आप लगातार इधर हैं तो आपकी पहचान होती है आप इधर के हैं। अगर इधर के हैं, उधर के हैं, इधर के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो राष्ट्रवाद मैंने कहा कि क्यों है, मैंने उसको डिफाइन करना चाहा, मैंने अपनी राय रखनी चाहिए। एक कालखंड मैं तय करता हूँ, सिर्फ 7 मिनट लूंगा आपसे। आजाद हिंदुस्तान जब हुआ उससे लेकर के आज तक 75 साल हो गए होंगे। जब हिंदुस्तान को आजादी मिल रही थी तो मिस्टर चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बोले कि इन बेवकूफों को आजादी कहाँ से दे रहे हो, ये जाहिल लोग हैं, अगर ये आ जाते हैं तो अपना मुल्क ही खा जाएंगे। आज की तारीख में उससे ब्रिटेन को हिंदुस्तान में 5वें पायदान से हटा करके और 5वीं सबसे तक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश की और कामयाब भी रहा है। जब 65 का युद्ध था तो लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के।
उन्होंने शास्त्री जी को कहा कि सुनो, अगर तुम्हारी फौज लाहौर से वापस नहीं आती है तो जो वो लाल गेहूं तुमको देते हैं जिससे तुम्हारे लोग पलते हैं, बंद कर देंगे। 1965 में अमेरिका की धमकी और आज की तारीख में जो हमारे यहाँ कोविड था तो हिंदुस्तान ने गेहूं का एक्सपोर्ट बंद किया तो अमेरिका बिलबिला गया। कैसे बंद कर सकते हो आप? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है, दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गेहूं का, लिंडन जॉनसन और आज का हिंदुस्तान। जब ये वक्त की घंटी तो नहीं है ना? 2 मिनट। करगिल के युद्ध में वाजपेयी जी ने पूछा कि क्लिंटन साहब 1973 से हम आपके जीपीएस का इस्तेमाल करते रहे, मेरी फौज करती रही है, आप यह बता दीजिए बस इतना भर कि पाकिस्तान की फौज किन किन चोटियों पर कहाँ कहाँ बैठी हुई है। आपके साथ हमारा सहयोग 1973 से है, आप बता दीजिए क्योंकि मेरी सरहद में पाकिस्तानी फौज है। क्लिंटन ने कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने लगातार कोशिश करने के बाद से अपना लोकल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको एलपीएस कहते हैं बनाया और आज चंद्रयान पे वहां उतरे आपके वैज्ञानिक जहां अमेरिका पहले कभी नहीं गया। आप अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट को देखिए और द गार्डियन देखिए ब्रिटेन का, दोनों किस तरह से हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ये वक्त जो है वक्त के मुताबिक आपने तरक्की की है, इसमें किसी एक सरकार की भूमिका नहीं है, इसमें तमाम सरकारों की भूमिका होगी। लेकिन आपको तय ये करना है कि आज की तारीख में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो सवाल हैं, जो मसाइल हैं और देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, उसके मुताबिक बेहतर तरीके से आगे ले जाने की का नजरिया, वो क्षमता, वो हैसियत, वो काबिलियत किसके पास है? जो बेहतर है उसको बेहतर कहने का हौसला आपके पास होना चाहिए और इतनी समझदारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया में हिंदुस्तान में क्रिकेटर बहुत सारे हुए, लेकिन सचिन तेंदुलकर के आने के बाद लगा कि नहीं, ये आदमी जब तक मैदान पर है और जब तक मैदान पर नहीं आया तब तक हिंदुस्तान की जीत को आप खारिज नहीं कर सकते। वो प्लेयर जिसने अभी तक की तारीख में जितने बेहतरीन मजबूत बॉलर हुए, मैकग्रा, गिलस्पी, अकरम, डोनाल्ड, बेहतरीन पेस बैटरी को जिस आदमी ने फेस किया, उसने अनुशासन तय किया। सचिन तेंदुलकर के मुकाबले में ही रमाकांत आचरेकर के तीन और दो और शिशु थे, विनोद कामली भी थे और वो ज्यादा काबिल थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपना अनुशासन तय किया, अपनी प्रोफेशनलिज्म को समझा, कमिटमेंट को समझा, हिंदुस्तान की खातिर खेलने के जज्बे को समझा और वो एक शख्स तैयार हुआ जिसको हम तेंदुलकर कहते हैं। ज्यादा काबिल विनोद कामली से मेरा मतलब नहीं बनता है। एक वक्त पर जब मुल्क की जरूरत है उस वक्त पर कौन सा आदमी डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ आपके तमाम साधन संसाधन को लेकर के आपको आगे ले जा सकता है, आपके भरोसे को पूरा कर सकता है, यहाँ राष्ट्रवाद आता है। आप कितना समझते हैं और यहाँ सेकुलरिज्म आता है, आप कितना समझते हैं। कप्तान बहुत सारे थे हिंदुस्तान में, लेकिन धोनी ने तीनों फॉर्मेट में हिंदुस्तान को ताज दिलवाया, वर्ल्ड चैंपियन बनाया, इसलिए कि बाकी लोगों की तरह वो ट्रेडिशनल तरीके से चलने और बड़े कद्दावर लोगों को धोते रहने की मजबूरी में नहीं था। उस बाग, गांगुली, राहुल द्रविड़ ऐसे प्लेयर्स को बाहर करने का साहस दिखाया। वो किया, नए खिलाड़ी मिले, एक्सपेरिमेंट करने का साहस, अपने पर भरोसा, नए लोगों पर भरोसा। सवाल ये है कि जब तक आप इन सब चीजों को समझते नहीं हैं, आप नेशनलिज्म को नहीं समझेंगे। राष्ट्रवाद जो है वो कोई मेरा मोबाइल नहीं है कि मेरे हाथ में है तो मेरा है, आपके हाथ में तो आपका है। ये एक चिंतन है, ये चेतना है। जो आदमी जितना जागरूक होगा, सजग होगा, उसको बात समझ में आती है। और यह धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान का मूल चरित्र है, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। ये छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। कभी क्या मैंने देखा कि कठुआ में मास्टर साहब ने एक बच्चे को मारा क्योंकि उसने भूख ली थी। जय श्री राम। मास्टर का जाहिल है और मास्टर ने बच्चे को सिर्फ इस कारण मारा है, उसके जाहिलपन को राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। फिर हम कितने जाहिल हैं, ये सवाल हम पर है। हम किन मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं और किन सवालों को जो बड़े सरोकारों को छोड़ते हैं। इसलिए सेंसिबिलिटी बहुत जरूरी है। और जो लोग हिंदुस्तान के लोगों की नीड्स को, जरूरत को, उनकी पसंद को, सरोकार को समझते हैं, वो बोलते हैं, कहीं भी लोग सुनते हैं। उसके लिए हमको सोचना ही पड़ता है कि हम डिजिटल पे जाते हैं तो लोग क्यों नहीं देखते हैं, हम टीवी पे जाते हैं तो लोग क्यों नहीं सुनते हैं, अखबार पर लिखते हैं तो लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसलिए कि आप समझ नहीं रहे हैं। जब आप समय को समझेंगे, सवाल समझेंगे, लोग को समझेंगे, जज्बात समझेंगे, समय के मसाइल को समझेंगे और आपके पास सोल्यूशन होगा, आपका नजरिया ठीक होगा तो लोग समझेंगे आपको, सुनेंगे आपको, पढ़ेंगे आपको। सवाल ये है कि पहले आप समझ लो अपने आप को और जो मसाइल हैं
इनकी बुनियादी जो बारीक समझ है, वो हमारे आपके पास होना चाहिए। मैं सॉरी मैंने बहुत समय लिया आपको, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये सुनने के लिए और पंकज शर्मा समाचार फॉर मीडिया से। सर, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और विकसित भी हो रही है। तो अभी तक टीवी को डिजिटल से कड़ी टक्कर मानी जा रही थी कि डिजिटल कड़ी टक्कर दे रहा है टीवी को। अब टीवी पर लंबे समय से हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एंकर आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप एंकर है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं, चुनौती या संभावना जो भी है, आपका व्यूज क्या है इस बारे में? कभी अखबार था, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया। भूख हमें लगती है, लगेगी। हमको घर चाहिए, चाहिए। समाज में जो ज़रूरतें हैं, देश के तरफ आगे बढ़ने के लिए जो सवाल हैं वो रही हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंसान के जो बुनियादी सवाल सरोकार हैं वो तो नहीं बदल रहे हैं, माध्यम बदलता है। ये डिजिटल जो है, ये लोगों तक पहुँचने का ज़रिया है, हमें रोकता नहीं है। जो चीज़ें टीवी पे नहीं पहुँच पाती, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास समय नहीं है, आपाधापी है, भागम-भाग है, लेकिन मुझे पता है कि मैं खबर को अपने मोबाइल फलाँ जगह पर देख सकता हूँ। हाँ, मेरी पसंद और मैं मानता हूँ कि इस तरह के न्यूट्रल लोग जिनकी जिनकी समझ बेहतर है, जो सोच बेहतर है, जो हिंदुस्तान की अक़लियत रखते हैं, हिंदुस्तान की समझ रखते हैं, उन तक मैं जाता हूँ, उनको सुनता हूँ। मेरी तरह करोड़ों लोग हैं। डिजिटल एक चैलेंज है मीडियम के लिहाज से। डिजिटल राणा यशवंत के लिए या जो बाकी लोग पत्रकार हैं या देश का आम आदमी जो अपनी बात रखना चाहता है, उनके लिए चैलेंज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है। टीवी घराने के लिए डिजिटल चैलेंज है। लेकिन एक पत्रकार के लिए अपनी बात कहने के लिए डिजिटल चैलेंज नहीं है। एआई एआई की भूमिका कहाँ आती है? जीवन को सहूलियत देने और जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, जो दिक्कतें आ जाती हैं, उनको आसान करने के लिए एआई बहुत बड़ा है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि एआई अगर एंकर हो जाए और वो अखबार वो अपनी खबर दे, दीवार से आप खबर पढ़वा लीजिए। क्या वो लगाव, वो जज़्बात, वो समझ उसके पास आएगी क्या? हालाँकि एल्गोरिदम है, ये प्रोग्रामिंग है। मैं समझता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग से वो कुछ और भी दे सकता है जो इंसान नहीं दे सकता है। एआई एक अलग से चर्चा का विषय हो सकता है। एआई इस दुनिया के लिए वरदान है, तो बहुत बड़ा खतरा भी है। लेकिन खबर के लिहाज से और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि ये सारे जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आप तक पहुँचने का ज़रिया हैं। किसी घराने के लिए बिज़नेस के लिहाज से वो चैलेंज हो सकते हैं। तो मुझे टीवी में नुकसान है, तो मैं डिजिटल पे आ सकता हूँ। डिजिटल पे नुकसान है, तो मैं एआई के कई बहुत सारे वर्ज़न पे जा सकता हूँ। ये मेरे लिए रास्ते हो सकते हैं, चैलेंजेज़ हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के रास्ते में कहीं रुकावट नहीं है। सर, छोटा सा सवाल और था। अभी आपने जैसे कहा कि यदि आप इधर की बात करेंगे तो इधर के हैं, कुछ लोग इधर की बात करते हैं इधर के हैं। एक पत्रकार के रूप में आप किसी ना किसी घटना पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो देंगे। मान लीजिए कोई घटना होती है, आप कहेंगे हाँ ये ठीक हुआ या गलत हुआ। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं पत्रकार हूँ इसलिए नहीं बोलूंगा, मैं तटस्थ हूँ। तो आप अगर उधर की बात करेंगे कि हाँ इसके साथ ये घटना हुई तो गलत हुआ, तो आप उस तरफ के कहलाएंगे। अगर मैंने कहेंगे नहीं सही हुआ तो इधर के कहलाएंगे। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि लगातार एक ही तरफ से बोलते चले जाना और लगातार एक ही तरफ से रफ़्तारी करना। रफ़्तारी और विरोध दोनों अगर तय है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं तो जीवन भर तुम्हारे खिलाफ हूँ, तो पॉलिटिकल पार्टी और आप में कोई अंतर नहीं है। और मैं यहाँ हूँ तो जीवन भर सबकी तरफदारी करता हूँ, तो सरेंडर करने में, समर्थन करने में फ़र्क नहीं है। समर्थन में समर्थन में बड़ी एक लकीर होती है, जैसे स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में होती है। आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपका समर्थन है, समर्पण नहीं है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका विरोध करता हूँ, आप तो वैमनस्य से नहीं है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बारीक लकीर होती है जितनी ज़िंदगी और मौत के बीच की होती है। बस आप ज़िंदा हैं, लेकिन वो एक कविता है कि जो मर जाता है, वो नहीं बोलता। जो मर जाता है, वो नहीं देखता। जो नहीं देखता, नहीं बोलता, वो मर जाता है। इसलिए अपने को मरने से बचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर।